हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं औपनिवेशिक काल में भारत की अर्थव्यवस्था है ना, ये एनसीईआरटी का पार्ट है। 11 क्लास की बुक है, अर्थव्यवस्था की समझ, इकोनॉमी का पार्ट है, वो इसलिए मैंने पढ़ा है, रीड का है। इससे पहले मैंने 3 मिनट की वो पीडीएफ दी है जो एनसीईआरटी की मैं कहाँ से नोट्स बना रही हूँ, और उसके बाद मैंने प्रथम पार्ट ये सारे बना लिए नोट्स। ये सब नोट्स है ना, मैंने एनसीईआरटी से बनाए, कहीं और बाहर नहीं लिया, एक भी नोट्स मैंने बाहर से नहीं लिया है। ये सब आप देखोगे तो मैंने सब एनसीईआरटी के लिए है, और यहाँ से भी मैंने ये पढ़ा दिया है, और ये भी मैंने पढ़ा दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करना, आज औद्योगिक क्षेत्र से कुछ पार्ट रहे थे तो मैं सारे एनसीईआरटी बुक से नोट्स बना रही हूँ। ये प्रजामंडल आंदोलन है, जो न्यू राजस्थान अध्ययन चल रही है ना क्लास 9 की, उसके पार्ट से ही सारे नोट्स बना रही हूँ। वो भी मैंने नेक्स्ट वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो देखना, फिर ये सेकंड पार्ट होगा, औद्योगिक क्षेत्र पढ़ाएंगे अभी। और इसके बाद अभी 2 पेज ही रहे, तो छोटा वीडियो बनेगा शायद, बिल्कुल कम पेज में, बस इतना ही है। तो ये सारे नोट्स मैं आपको दे दूं कि एनसीईआरटी के अनुसार बनाए और रीड के अकॉर्डिंग है। और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हर कोई एग्जाम में अगर आपके ये टॉपिक दिया हुआ है, जहाँ आपको औपनिवेशिक काल में अर्थव्यवस्था टॉपिक दिया हुआ ना, जहाँ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये सब टॉपिक दिया हुआ ये, तो ये टॉपिक में यही नोट्स आएंगे, यहीं से आपको पढ़ना है। और नए साल स्टार्ट हो गया है, नए संकल्प के साथ अभी आप भी चलिए आगे पीछे की सारी बातें भूल जाइए, और कोशिश करें कि इस साल में हमें सेलेक्ट होना है 2023 में, बस। और स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र। अंग्रेज भारत को कच्चे माल का निर्यात व उसी माल को बेचने के लिए बाजार का भी बनाना चाहते थे। जहाँ से हमारे यहाँ से जो भारत से जो माल जाता था ना, उसी का ही वो निर्यात कर रहे थे, हमारे यहाँ बेच रहे थे। यहाँ से कच्चा माल ले गए पहले, और यहाँ से कच्चा माल लेके अपनी कंपनियों में पक्का माल बना लिया, वापस भारत को एक बाजार के रूप में इन्होंने उपयोग में लिया था, कि इन्होंने अंग्रेजों ने। फिर आरंभ में भारत ने सूती वस्त्र का और पटसन तक ही सीमित सूत्र वस्त्र मिले। पहले उन्होंने जो आरंभ में स्टार्ट था ना, वो सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित रखा था। सूती वस्त्र की मिलें थी ना, वो भारत में उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी। आज का जो महाराष्ट्र और गुजरात है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वही मिलें सूती मिलें थी, और अंग्रेजों ने एक भी मिल नहीं लगाई थी। यहाँ सब भी जो थी ना, वो हमारी ही थी, औद्योगिक क्षेत्र। इन्होंने कुछ नहीं लगा, इन्होंने सिर्फ बाजार के रूप में इसका उपयोग किया। भारत को ये विकसित करना नहीं चाहते थे, अपने हित के जितने काम थे वही करते थे, सिर्फ हमारे लिए, देश के लिए कुछ नहीं करते थे। पर्सन उद्योग का श्रेय विदेशियों को जाता, पर्सन है ना, ये पर्सन सिर्फ विदेशियों को जाता है, क्योंकि ये पर्सन विदेशों में ले जाते थे। और नील, यह केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित था, क्योंकि ये विदेशियों का था, तो बंगाल में ही इनका शासन था। और 1907 में टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी, जमशेदपुर, वर्तमान कहाँ है, झारखंड में, क्योंकि यहाँ लोहा की मात्रा अधिक थी ना, यहाँ इसकी स्थापना की गई थी टिस्को की। और 1907 में ये भी भारत के लोगों द्वारा की गई थी, न कि अंग्रेजों के द्वारा, है ना। फिर विदेशी व्यापार क्या था, ये देख सकते हो अभी। इंग्लैंड का आयात निर्यात एकाधिकार था। इंग्लैंड का जो भी हमारे यहाँ से आयात और निर्यात जो भी होता था, वो सिर्फ इंग्लैंड ही कर सकता था, विदेशों में हम नहीं कर सकते थे। लेकिन भारत को आधे से अधिक व्यापार इंग्लैंड से होता था, से चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होता था। चीन, श्रीलंका, ईरान से तो बिल्कुल कम परसेंट में, 10% समझ लो, बाकी सब यहीं से होता था। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने पर अंग्रेजों का नियंत्रण सख्त हो गया। जब स्वेज मार्ग खुली था, स्वेज नहर कब खुली किया था, इसका बाद नेक्स्ट में सारा दिया हुआ है। तो स्वेज नहर खुली तब अंग्रेजों को लगा कि ये सारा माल कहीं विदेशों में जा रहा है, इसलिए उन्होंने उस पर नियंत्रण कर दिया, सख्त कानून लगवा दिए, कुछ कानून बना दिए कि ये माल हमारे यहाँ ही रहे, कहीं विदेशों में नहीं जाए। स्वेज नहर कृत्रिम जल मार्ग है ना, ये उत्तरी पूर्वी मिस्र में है। स्वेज जल स्थल संधि से जुड़ा है, ये कोई जल संधि नहीं है, ये स्थल मार्ग से ही जुड़ा हुआ है। यह भूमध्य सागर, श्री मिस्र पतन की भूमध्य सागर है ना, उसका मिस्र पतन है ना, मिस्र पतन, शहीद पोर्ट, क्या नाम था उसका बंदरगाह का, शहीद पोर्ट को लाल सागर की प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। लाल सागर और स्वेज भूमध्य सागर को जोड़ता है, से पोर्ट शहीद यहाँ पतन है, मिस्र का है ना। फिर अमेरिका, यूरोप में आने वाले जलयानों को दक्षिणी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, प्रशांत महासागर सीधा जल मार्ग उपलब्ध हो गया। अब सारा व्यापार खुल गया। भूमध्य सागर को मैंने अभी नहीं, शायद मैप में नहीं बताया, नेक्स्ट में मैप में अगर बताऊंगी आपको। तो विदेशों से व्यापार जो घूम कर आना पड़ता था ना, अफ्रीका से होकर, यहाँ जो था ना, यहाँ जैसे कि मैं आपको छोटा सा मैप एक बना के बता दूं, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, और अफ्रीका था, अफ्रीका से होकर ये अफ्रीका है, यहाँ से है लाल सागर, यहाँ भूमध्य सागर, यहाँ भारत है आपको पता हो तो, और ये खाड़ी देश है जितने भी है वो। तो यहाँ से एक जाति, यहाँ कौन सी नाम है वो, नहर है, सॉरी, स्वेज नहर है, इसको ये स्थल जो खुला खंड से खुल जुड़ा था, यहाँ जेड थी। तो पहले है ना, ये अमेरिका, यहाँ उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका था।
तो पहले यहाँ से होकर घूमकर इनको आना पड़ता था यार। जो फ्रांस और इंग्लैंड अंग्रेज आए थे ना, वो भी अफ्रीका से यहाँ से आते थे, यहाँ से घूमकर आना पड़ता। अब ये जो जल मार्ग खुल गया तो अभी इनको यहाँ से सीधा आने का मार्ग मिल गया और रास्ता आसान हो गया व्यापार के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, हर जगह के लिए। और ये मार्ग खुला कब था, ये देख सकते हो 1869 को ये खुला और दूरियां कम हो गई, जिससे हमारा व्यापार आसान हो गया है ना। जननांगीय परिस्थिति, भारत में जनसंख्या का विस्तृत ब्यौरा सबसे पहले 1881 में जनगणना के तहत एकत्रित की गई। तो 1881 में हुई थी ना, वो अंग्रेजों के समय में हुई थी और लॉर्ड रिपन के काल में। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही और 1921 में जननांगीय संक्रमण का प्रथम सोपान था। 1921 में था ना संक्रमण का। 1921 के बाद का द्वितीय सोपान का आरंभ माना जाता है 1921 के बाद। इस समय साक्षरता दर 16% से भी कम थी और महिला साक्षरता 7% थी। इम्पोर्टेंट डाटा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ था इसलिए मैंने लिखा है, आप भी इसे जो रिकॉर्ड कर सकते हो और इम्पोर्टेंट नोट्स है। 1921 में समय में सकल मृत्यु दर बहुत अधिक थी, शिशु मृत्यु दर भी अधिक थी। आज कितनी है? आज की 40% हजार पर है, उस समय के दर से 218 प्रति हजार थी। 218 कितनी प्रतिशत थी देख लो। ये भारत की उस समय की सकल मृत्यु दर थी और शिशु मृत्यु दर थी 218। जीवन प्रत्याशा आज की 68 वर्ष की तुलना में वहाँ 44 वर्ष ही थी। आज व्यक्ति की उम्र है ना 68 साल मानी जाती है, लेकिन उस वक्त 44 वर्ष ही मानी जाती थी। इस काल में बहुत गरीबी बहुत थी। और कारण क्या था ये भी मैं बता दूं अभी आपको, इन्हें भी कीजिए। ये अर्थशास्त्र में कुछ एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट दिए होते हैं ना, इसलिए मैंने कहा। अर्थशास्त्री कौन थे? अमर्त्य सेन की पुस्तक कौन थी? गरीबी और अकाल। यह अकाल पड़ने के कारण बताती है। किसकी पुस्तक थी? अमर्त्य सेन, वेरी इंपॉर्टेंट है। और व्यावसायिक अर्थसंरचना, व्यावसायिक संरचना क्या थी इस समय? यानी औपनिवेशिक काल में उद्योगों में कार्यशील श्रमिकों का अनुपातिक विभाजन नहीं था। कुछ ये विभाजन दिया हुआ था, मैंने लिखा है, आप देख सकते हो। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, कृषि में कितने प्रतिशत जनसंख्या थी? तो 70 से 75% जनसंख्या लगी हुई थी। सबसे बड़ा व्यवसाय था कृषि। उसके बाद विनिर्माण और सेवा है। विनिर्माण यानी उद्योग। विनिर्माण में 10% लोग लगे हुए थे और सेवा में 15 से 20% लोग लगे हुए थे। और विनिर्माण और उसके रोजगार मिल पा रहा है। इनके रोजगार का ये ब्यौरा दिया हुआ है ना। और मद्रास प्रेसिडेंट, आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल प्रांत में मद्रास प्रेसिडेंट थी। मुंबई बंगाल में कृषि क्षेत्र के कार्यबल में कमी थी, मुंबई और बंगाल में, क्योंकि वहाँ उद्योग बहुत थे ना। तो वहीं उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, यहाँ कृषि श्रमिकों का अनुपात में वृद्धि थी। तो पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा में तो कृषि बहुत अधिक थी और यहाँ रोजगार भी था कृषि के लिए, लेकिन मद्रास प्रेसिडेंट थी ना, वहाँ नहीं था। आधारित संरचना क्या है तो वो देखते हैं अभी हम। आधारित संरचना में आप पढ़ेंगे औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने देश में रेलों, पतनों, जल परिवहन, डाक तार आदि अपने हित या व्यापार की सुविधा के लिए विकास किए, जन कल्याण के हेतु नहीं किए थे। इन्होंने अपने खुद के लिए ही जितने भी व्यापार के लिए मार्ग सुलभ हो ना वो किए थे। उन्होंने रेलों, पतनों, जल परिवहन, सड़कों का भी निर्माण किया था, क्योंकि एक दूसरे के औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ सके और पतनों यानी जो उनके बंदरगाह तक अपना माल पहुंचा सके। उन्होंने सड़कें, रेलवे सभी देश के भीतरी भागों को कच्चे माल के निकटतम स्टेशन और पतन तक पहुंचाने के लिए किया था, है ना। ये अपने हित के लिए सारे काम किए। अंग्रेजों ने 1850 में रेलों का आरंभ किया। मुंबई तथा थाने को जोड़ने के लिए रेल पुल बनाया 1854 में। मुंबई से थाने प्रथम रेल चली थी, हमने कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। जबकि राजस्थान में, ये मैंने जोड़ा है, राजस्थान में 1874 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई जयपुर रियासत को जोड़ा था। आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक प्रथम रेल चली थी, है ना। निष्कर्ष क्या है इस पाठ का आप देखोगे तो टाटा एयरलाइंस 1932 में उड़ियन क्षेत्र में इसकी नींव रखी थी। ये भी भारत के ही उद्योग मंत्री थे। औद्योगिक जो भी इसके व्यापारी जो कंपनी थी ना, इसके मालिक थे ना, ये भी भारत के ही थे। अंग्रेजों ने कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगाया। आज़ादी तक 2 वर्षों तक औपनिवेशिक शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रत्येक आयाम पर अपना अधिकार जमा चुका था। 200 वर्षों तक हर एक क्षेत्र में इनका अधिकार हो चुका था। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को ही विकसित कर रहा था। ये जितने भी विकास हो रहा था ना, ये इंग्लैंड को विकास कर रहा था। भारत के लिए तो और भी दयनीय स्थिति थी, भारत के लिए खराब स्थिति थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी आर्थिक नीतियों को जल कल्याणोमुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में देश में आर्थिक सामाजिक चुनौतियां अधिक थी, है ना। आर्थिक थी भी, सामाजिक भी थी, क्योंकि समाज की स्थिति भी दयनीय हो रही थी धीरे धीरे, और आर्थिक भी थी। और कुछ आप देखोगे इंपोर्टेंट नोट्स थे मैंने लिखे हैं,
भारत की निर्यातित वस्तुएं रेशमी, कपास, ऊन, चीनी मिल, कपास, पटसन और यहाँ मक्खन भी था, चावल भी थे। ये सब क्या हो रहे थे, निर्यात हो रहे थे। और आयात क्या क्या चीज़ें हो रही थी, सूती ऊनी वस्त्र, रेशमी। अंग्रेजों ने कि इंग्लैंड कारखाने में बनी हल्की मशीनों, जो भी वहाँ मशीनें बनी हुई थी वो भी यहाँ आयात होती थी। जनसंख्या का व्यावसायिक चार्ट मैंने वहाँ बनाया था, यहाँ शॉर्ट में इसलिए बनाया है कई परीक्षा में ये नहीं आ सके। और नेक्स्ट में मिलेंगे। इसी तरह ये हमारा राजस्थान औपनिवेशिक भारत में अर्थव्यवस्था का जो काल था ना वो पूरा हो गया है। भारत में जितनी भी अर्थव्यवस्था थी अंग्रेजों के काल में वो पूरी मैंने 1.2 पार्ट में पूरा कर लिया है। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसी तरह हमें और पढ़ना है, एनसीईआरटी के अनुसार ही पढ़ना है, क्योंकि बाद में अगर हम कुछ और समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमको आराम से समझना है। और समझना इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में बार बार आएगा, तो एनसीईआरटी से ही प्रश्न आएगा, किसी और से नहीं आता है। और आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने ये बनाया था कुछ चार्ट, मैंने आपको बताया था भू राज्य व्यवस्था के लिए। और ये आप देख सकते हो, ये तो था ना, ये हॉल मैकेंजी ने स्थापना की थी यहाँ। ये जो थे 30% यहाँ था 1833 में मार्टिन बर्डन ने किया था। और कहाँ क्षेत्र किस किस जो भू राज्य व्यवस्था थी ना उन्होंने लागू की थी ना अंग्रेजों ने। इसलिए मैं बता रही हूँ आपको मैप से, कि आराम से समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे कैसे बनाया था। तो ये स्थायी बंदोबस्त थी ना, ये स्थायी बंदोबस्त कहाँ था आप देख सकते हो, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ बनारस क्षेत्र भी आता है। 19% क्षेत्र था। सर जॉन शोर 1790 और 10 वर्ष के लिए इन्होंने किया था। ये आप देख सकते हो रेतवाड़ी व्यवस्था थी। तमिलनाडु, मद्रास, मुंबई। और प्रथम कैप्टन रीड थे, वास्तविक मुनरो और एलिफेंट थे, है ना। ये कहाँ थी ये मैंने बता दिया। उसके बाद ये आप देख सकते हो जो कहाँ कहाँ बने हैं, पंजाब, पंजाब, आगरा है ना, मैंने आगरा सही नहीं लिखा है, पंजाब है, आगरा है। यहाँ जो क्षेत्र था ना, यहाँ जो भी कृषि के क्षेत्र में जितनी भी स्थापना इन्होंने की थी। और अवध क्षेत्र भी यहाँ आता है ना, अवध भी आ गया, आगरा भी आ गया, ये आगरा है। और कितना था बाद में 1833 में बर्ड में बता दिया था 66%, 30 वर्षों के लिए मार्टिन बर्ड ने बढ़ाया था। लेकिन लगाया किसने था, हॉल मैकेंजी ने लगाया था, 30% क्षेत्र पे लगाया था। तो मैंने आपको मैप से बता दिया ये भारत है। और ये कहाँ कौन कौन सी व्यवस्था थी, ये महलवाड़ी व्यवस्था थी, ये रेतवाड़ी थी, और ये स्थायी बंदोबस्त था। बस इसी तरह आप याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स के साथ। प्रजामंडल आंदोलन हमारा चल रहा है, 2 पार्ट में पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और एनसीईआरटी बुक से ही नोट्स बना रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।